वेव ऑप्टिक्स के कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज उसी कड़ी में हम लोग जो अगली महत्वपूर्ण फेनोमेनन पढ़ने वाले हैं वो है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन मेरी कोशिश रहेगी कि आज ही पोलराइजेशन को भी मैं टच करूं। देखते हैं कहाँ तक पहुंच पाते हैं। और अगले सेशन में हम लोग जम के क्वेश्चंस ले रहे होंगे इस चैप्टर के, जो कि अंतिम सेशन होगा। अब तक आप लोग लाइट का जो वेव कैरेक्टर है उससे अच्छी तरह से वाकिफ हो चुके हैं और आपको अब यहाँ तक पता है कि लाइट में लाइट मिलाते हैं तो अंधेरा भी मिल सकता है। मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। है ना कमाल की बात कि आप तो एक्चुअल में लाइट दे रहे थे, लेकिन कहीं पे डार्क मिला, कहीं पे ब्राइट मिला। तो ब्राइट मिला तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन डार्क भी हो सकता है। लाइट को लाइट में मिक्स किया तो हमें अंधेरा भी मिला। एनीवेज, डिफ्रैक्शन से पहले हम लोग डिटेल में इंटरफेरेंस देखें और उसको साबित करता हुआ जो महत्वपूर्ण प्रयोग था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसको डिटेल में पढ़े पिछले सेशन में और क्वेश्चंस भी लिए। डिफ्रैक्शन की जो बात शुरू होगी डिफ्रैक्शन की, वो ये कि आपको अब तक ये फील हो गया होगा कि ये जो वेव कैरेक्टर की बात हो रही होगी, ये लाइट का वेव कैरेक्टर तब उभर के सामने आ रहा होता है क्लियर कट, जब वो किसी ऐसे ऑब्स्टेकल से या किसी एपर्चर से गुजरता है जिसका साइज लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल होता है। कंपेरेबल होता है मतलब बहुत छोटा साइज होता है। तब अगर आप साइज बड़ा कर देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, वेव ऑप्टिक्स का कैरेक्टर उसका फिर रे ऑप्टिक्स वाली कहानी आगे बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वेव ऑप्टिक्स का जो नेचर है, वेव का जो नेचर है, वो तब डोमिनेट करना शुरू करता है जब ऑब्स्टेकल का साइज बहुत छोटा होता है, कंपेरेबल होता है। ठीक है ना? इसको सिंपल शब्दों में हम कभी कभी कहते हैं कि जो जैसा होगा उससे ही बात करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्सरे का जो वेवलेंथ है वो उस ऑर्डर का है, एंगस्ट्रम, जिस ऑर्डर का एटम का साइज है। इसलिए एक्सरे काफी मदद करता है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन समझने में, सॉलिड्स के स्टडी में, इन सब चीजों में। एनीवेज, डिफ्रैक्शन को अब डिफाइन किया जाए। डिफ्रैक्शन को डिफाइन एकदम सिंपल तरीके से किया जाता है। वो ये कि जब लाइट किसी ऑब्स्टेकल के पास से गुजरती है, ऑब्स्टेकल मतलब बाधा, कुछ भी एक बाधा हो सकती है, ये एक पेन भी बाधा हो सकती है। लाइट जा रही थी, इसने रोका, जिसने भी रोका वो बाधा है। ठीक है ना? तो किसी बाधे के पास से गुजर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक साइड यहाँ एंड हो रहा है, तो पता चला कि वो जो एंड था ना, उसका किनारा था तब, या किसी ऐसे पतले होल से गुजर रहा था जिसका साइज इतना छोटा था। ठीक, तो या तो इस किनारे पे आप गौर करें तब आप जान रहे हैं किनारा तो बहुत छोटा से छोटा आप ले सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक किनारा हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो इन सब से जब वो गुजर रहा होता है, कॉर्नर्स ऑफ दैट ऑब्स्टेकल या एपर्चर से, तब उस समय बेंड कर जाता है, मुड़ जाता है। इस मुड़ जाने की घटना को डिफ्रैक्शन कहते हैं। ये बात पहले दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि आगे जो पढ़ेंगे हम लोग पता चलेगा कि इस डिफ्रैक्शन के अंदर भी इंटरफेरेंस हो रहा होगा, इंटरफेरेंस हो रहा होगा। ठीक है ना? लेकिन इस पूरे घटना को, पैकेज को हम लोग क्या कह रहे होते हैं? डिफ्रैक्शन कह के पढ़ रहे होते हैं, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। लेकिन हमें पता है कि अगर इंटेंसिटी कहीं पर बढ़ जा रही है और उसकी वजह से कहीं घट जा रही है, मतलब इंटेंसिटी मतलब एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन अगर हो रहा है, तो वो केवल संभव है इंटरफेरेंस के वजह से। वो सब बातें थोड़ी देर बाद, एक बार फिर से अभी, कि अगर किसी कॉर्नर से या किसी छोटे अपर्चर से गुजरता है जो कि काफी छोटा हो, कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द वेवलेंथ। या कंपेरेबल का मतलब ये नहीं समझिएगा कि 1 गुना 2 गुना, अगर 100 गुना 50 गुना भी है तो मैं कह सकता हूं कि आसपास है। अब एक ही बार 10 लाख गुना हो तब हम कहेंगे आसपास नहीं है, नहीं है। ठीक है ना? तो कंपेरेबल को मतलब 150 गुना ले सकते हैं उसको कंपेरेबल में। ठीक, चलिए, तो डिफ्रैक्शन is
the phenomenon where light or any wave, क्या ये सिर्फ लाइट का कैरेक्टर होगा? नहीं, किसी भी वेव का कैरेक्टर होगा। और एनी वेव बेंड्स एट द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल or when it passes through an aperture, कोई छिद्र हो, aperture, ठीक है ना, which are comparable, important लाइन है, which are comparable to the size of wavelength of the light, या जिस वेव का करा रहे हैं उसका। ये इंटरेस्टिंग बात है, जिस वेव का करा रहे हैं उसका। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने साउंड वेव्स को देखें तो साउंड वेव्स का जो वेवलेंथ है ठीक ठाक बड़ा होता है, कुछ सेंटीमीटर से लेके कुछ मीटर तक होता है। जो ऑडिबल हमारा साउंड है, जो आप जानते हैं 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक जो ऑडिबल रेंज है, उसका वेवलेंथ आप निकालेंगे तो कुछ सेंटीमीटर से लेके क्या कहते हैं कुछ मीटर तक जा रहा होगा। आमतौर पे फ्यू मीटर्स का होता है जिसमें हम लोग बात नॉर्मली कर रहे होते हैं, ठीक। तो इसके लिए ऑब्स्टेकल का साइज क्या होना होगा? फ्यू मीटर्स, ठीक। तो आपके घर के या आप जहां रह रहे हैं वहां पे जो ऑब्स्टेकल का साइज है लगभग वही है। खिड़की, दरवाजा, ये सब, ये जो चीजें हैं रूम में, आपके गार्डन में, कहीं पर भी कुर्सी, मेज, इन सब का साइज देखेंगे ना तो उसी साइज के है लगभग। तो इसका मतलब ये हुआ कि साउंड जब इधर से गुजरेगा तो इनका जम के डिफ्रैक्शन होगा, जम के बेंडिंग हो जाएगा। और यही कारण है कि बाहर से कोई बोला और किधर से घूम के तुरंत आवाज पहुंच गया, कहां कहां, ठीक है ना, क्योंकि उसका डिफ्रैक्शन जम के होने जा रहा है, उसके वेवलेंथ के साइज का ही ऑब्स्टेकल्स यहाँ पे मौजूद है। ये बात तो नेचर में इसका एक अलग ही इंपॉर्टेंस है कि हाथी के कान क्यों बड़े होते हैं, जंगल में क्या फायदा होता है उसको, ये सारी चीजों को वेवलेंथ से रिलेशन है, डिफ्रैक्शन से मतलब है। एनीवेज, यहाँ पे आइए, डिफ्रैक्शन को हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। चलिए एक दो इलस्ट्रेशंस देखा जाए। वो ये कि ये जो दो स्लिट है, ठीक है ना, ये देखिए स्लिट है। तो नॉर्मल अगर ये बेंडिंग ना होता तो हम क्या एक्सपेक्ट करते कि ये जो वेव फ्रंट्स आया है, ये देखिए, ये जो वर्टिकल लाइंस दिख रहा है बेसिकली वो प्लेन है। तो प्लेन वेव फ्रंट जा रहा है क्योंकि इन्फिनिटी से रे आ रहा है ना, ये वाला, तो इन्फिनिटी से रे आ रहा है तो प्लेन वेव फ्रंट्स जा रहा है, ठीक। ये दोनों से रे पास होता, बाकी रे गायब हो जाता, ठीक है ना। इनका अपना वेव फ्रंट छोटा छोटा होता, सब प्लेनर होता, आगे निकल जाता, कुछ इस तरह का सीन दिखता। लेकिन पता चला कि अगर ये एपर्चर, ये जो स्लिट का साइज है, ये छोटा कर दिए हम लोग, तो पता चला कि ये जो रे था बेंड कर गया, ये उधर भी पहुंच गया जिधर शैडो बनना चाहिए था, ठीक है ना। यहां इसके सामने शैडो बनता, इसके सामने शैडो बनता, पता चला ये शैडो रीजन में भी पहुंच गया। तो वेव फ्रंट कुछ इस तरह से ट्विस्ट हो गया, वेव फ्रंट क्या कहते हैं, मुड़ गया, और ठीक, और उस हिसाब से रे का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो ये भी डिफाइन किया जाता है कभी कभी कि डिफ्रैक्शन की वजह से जो वेव है वो बेंड कर जाता है और शैडो रीजन में पहुंच जाता है, ठीक। ये बात भी बोला जाए तो चलेगा, शैडो रीजन में भी पहुंच जाता है। तो ये बातें थी, ठीक। तो अगर यहां पर हम स्क्रीन रखेंगे तो पता चलेगा कि दूसरे जगह भी ये जा रहा था। क्लियर? यहीं पे एक बात कहते चले कि जो
ऐसा डिफ्रैक्शन, यहां पे डिफ्रैक्शन दिखाया जा रहा है, दिख रहा है ना, ये ऐसा होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। हुआ नहीं कब? जब एपर्चर का साइज छोटा था, तो एपर्चर बड़ा कर देंगे तब होगा होगा होगा। क्यों? क्योंकि बड़ा करने पे वो माइक्रोस्कोपिक चीजें हम नहीं काउंट करेंगे, हो रहा होगा तब भी। क्यों? क्योंकि किनारा तो हमेशा माइक्रोस्कोपिक हो सकता है ना, किनारा तो हमेशा, जैसे ये वाले स्लिट का एक किनारा जो है ये तो हमेशा माइक्रोस्कोपिक हो सकता है, तो डिफ्रैक्शन हो जाता है अक्सर। लेकिन जब ये बड़ा हम रखेंगे ना, तो इतने रे गुजर जाएंगे कि वो छोटा सा जो डिफ्रैक्शन करेगा वो हमें ऑब्जर्वेबल नहीं होगा, नेग्लिजिबल होगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, किनारा को लेके ये बात समझा रहा है फिगर में क्या, कि ये जो ओपेक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और यहां पे हमने स्क्रीन डाल रखा है, ठीक है ना। तो इसका छाया यहां बनना चाहिए था, ये लाइट सोर्स है, छाया बना भी, ठीक है ना। बाकी स्क्रीन खाली है, ठीक है। लेकिन जहां पे छाया का एक किनारा था, जब इसको माइक्रोस्कोपिकली देख रहे हैं हम लोग, इसको जूम करके देख रहे हैं आज की भाषा में, तो जूम करके देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि ओहो हो, ये जो किनारा है वो नॉर्मल किनारा नहीं है, किनारा के बाद भी कुछ कुछ कहानी बन रही है, ठीक है ना। ये इधर भी चला आया, इधर भी चला आया। इनफैक्ट इस फिगर में बात वहां तक नहीं कि ये नीचे भी जाएगा, इधर भी कुछ बैंड्स बनेंगे, व्हाइट ब्राइट डार्क के बैंड्स बनेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से किनारा से बेंडिंग हो रहा है, दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, कि ये उधर भी पहुंच रहा है जिधर नहीं पहुंचना चाहिए था, इधर भी पहुंच रहा है जिधर नहीं पहुंचना चाहिए था, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। लेकिन ये ब्राइट और डार्क बनना डिफ्रैक्शन की वजह से है, लेकिन ये अल्टीमेटली इंटरफेरेंस हो रहा है। पहले मुड़ गया और मुड़ के जाके दोनों में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, तो ब्राइट मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव मिला तो डार्क मिलेगा। तो ये था डिफ्रैक्शन पैटर्न बाय बाउंड्री ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट। ओके, अच्छा, डिफ्रैक्शन में ऐसे टाइप कुछ नाम दे, इसका ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। डिफ्रैक्शन इज डिफ्रैक्शन, बेंडिंग होना चाहिए। अब बात यह है कि डिफ्रैक्शन में अगर हम इन्फिनिटी पे सोर्स ले रहे हैं तो पैरेलल रे आएंगे, ठीक। तो पैरेलल रे से जो डिफ्रैक्शन होता है ना, वो स्क्रीन पे काफ़ी अच्छा बैंड्स बनाता है, ठीक है, जो दिख जाता है खुली आंख से भी। लेकिन डिफ्रैक्शन तो अगर सोर्स नजदीक है तो भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन उस तरह से क्लियर बैंड्स नहीं बनते हैं, क्योंकि इनका पहले भी ये क्या कहते हैं, वेव फ्रंट जो है ये प्लेनर नहीं है, बाद ही प्लेनर नहीं है। आप कहेंगे कि पहले में अगर स्फेरिकल था, ये पॉइंट सोर्स ऐसा दिख रहा है ना, तो आप कहेंगे कि बाद में बेंडिंग की वजह से वो और ज्यादा स्फेरिकल हो जाएगा, मतलब स्फेयर का रेडियस चेंज हो जाएगा। है तो स्फेयर ही यहां भी और डिफ्रैक्शन के बाद भी, तो इसलिए इस पे डिफ्रैक्शन का स्टडी करना स्क्रीन पे दिक्कत हो जाता है। लेकिन डिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, तो हमें वो पढ़ना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्लियर नहीं है। हाँ, साइंटिस्ट लोग लगेंगे, अपना कैलकुलस लगाएंगे, तो चीजें वो कहेंगे उसमें कि ऐसा ऐसा है, भले आपको दिखे चाहे नहीं दिखे, व्हाटएवर। तो अगर ये जो सोर्स है ये किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे है, इफ द सोर्स इज एट फाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है ना, तो नाम क्या होगा? फ्रेनेल डिफ्रैक्शन, ठीक है ना। डिफ्रैक्शन जो पैटर्न बनेगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन द स्क्रीन इज कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि इसमें डिफ्रैक्शन से पहले भी स्फेरिकल वेव फ्रंट था, बाद में भी स्फेरिकल, ठीक है। स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बिफोर एंड आफ्टर द ऑब्स्टेकल,
मैं ऑब्स्टेकल लिख दूं चलेगा, एपर्चर लिखते तो भी चलता। ठीक है, ठीक है। बस फ्रेनेल में इतना ही बोलना है आपको, हो गया, ये बहुत हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अच्छा हाँ, यहां पे एक चीज देखते चलिए, ये जो स्लिट है ये सिंगल स्लिट है, ठीक। तो डिफ्रैक्शन तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन हमें सिंगल स्लिट वाली ही चीजें पढ़नी है। उसमें भी जो फ्रेनेल वाली बात है उसको, इसका हमें क्या कहते हैं, डेरिवेशन नहीं पढ़ना है। इसका बस थ्योरी वाली बात कि फ्रेनेल है तो नजदीक वाला है, फ्रॉनहोफर है तो दूर वाला है, दूर वाला है। सोर्स, ठीक है ना। यहां पे क्या लिखे आप, इफ द सोर्स इज एट फाइनाइट, तो वहां पे लिख देंगे सोर्स एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है ना। अच्छा, कभी कभी लेंस का यूज करके आप पैरेलल रे ला सकते हैं, ठीक है ना, लेंस का यूज करके। तो हमें यहां पे जो चाहिए ये पैरेलल रे चाहिए। अगर पैरेलल रे मिला है, अब जाहिर सी बात है इसका जो वेव फ्रंट है वो ऐसे ऐसे प्लेन मिलेगा, ठीक है ना। अगर हमें पैरेलल रे मिला है जो इंसिडेंट है, ठीक है ना, तब फ्रॉनहोफर हम कहेंगे। आप लेंस से ला रहे हो तब, या इनफाइनाइट डिस्टेंस वाले से ला रहे हो तब, ठीक। आमतौर पे सीधे आप सूरज से ले लीजिए, जो सनलाइट आ रहा है वो इतना दूर है कि वो उससे आने वाले जो रे है ऑलमोस्ट पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं है। सोर्स एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो पहले जो वेव फ्रंट है वो प्लेनर है, और बाद में क्या हो गया, स्फेरिकल हो गया। तब तो ये उधर भी गया, सब जगह गया, ठीक है ना। और तब हम देख रहे हैं कि ये ब्राइट, ये डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, डार्क, कुछ इस प्रकार बना रहा है ये। ओके, हम उस डार्क ब्राइट का जो चौड़ाई है उसकी चर्चा थोड़ी देर बाद। आपको बस अभी ये दिखना चाहिए कि वो अलग अलग है, अलग अलग है। अब किसका किसका कितना कितना अलग अलग है वो देखेंगे। इस फिगर में थोड़ा सा कमी दिख रहा है, एनीवेज हम लोग सही से बना लेंगे, देखेंगे। ओके, तो सोर्स एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, और कहेंगे यहां पे कि जो पैटर्न है, डिफ्रैक्शन पैटर्न जो मिलेगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन द स्क्रीन इज वेरी क्लियर, वेरी क्लियर, ठीक है ना। और इसमें हम लोग अब वो वेव फ्रंट वाली बात रहने दे, कुछ नहीं, आप इतनी बार जान चुके हैं कि पैरेलल रे है तो प्लेनर वेव फ्रंट होगा, फैल गया तो स्फेरिकल होगा। छोड़ भाई, भाग आगे। चलिए चलिए, तो ये सब बातें चल रही थी। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, ये आपके सिलेबस में है, जो कि आपका इसका डेरिवेशन और इसको डिटेल में पढ़ना है। क्वेश्चन आपका यहीं से आता है मेनली, ठीक है। तो चलिए, फ्रॉनहोफर लेंगे आप, एक तो ये बात है, और सिंगल स्लिट है, ठीक। फ्रॉनहोफर है तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो प्लेनर वेव फ्रंट आ रहा होगा, बहुत बढ़िया, और रे आ रहा होगा पैरेलल, ठीक है ना। ये बात, प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन द स्लिट ए बी विच फॉर्म्स अ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन द स्क्रीन, ठीक है ना, दिख रहा है। चलिए, अब देखिए ये मुड़ गया, तो अब अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फेज में इनकी मुलाकात होने जा रही है। तो मुड़ना डिफ्रैक्शन था, मिलना इंटरफेरेंस होगा, एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होने जा रहा है, ठीक है ना। तो एक बार फिर से पर्दा यानी स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी लेंगे हम लोग कैपिटल डी, और ये जो स्लिट है ये सिंगल स्लिट है, और स्लिट का जो डायमीटर है, जो साइज है, ठीक है ना। आप स्लिट की जो सीधे साइज बोले, क्योंकि स्लिट में डायमीटर बोलना अच्छा नहीं लगता है, एपर्चर में डायमीटर बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एनीवे स्लिट का जो साइज है वो छोटा वाला ए है। ध्यान रखिए, YDSE में छोटा वाला डी ले रहे थे, लेकिन वो दोनों स्लिट के बीच की दूरी थी, वहाँ स्लिट के साइज से
आमतौर पे आपको कोई मतलब नहीं था जब तक कि बोला ना जाए। एनीवेज, कुछ बातें वहां वाली भी यहाँ बोली जाएगी, ठीक, वो आएगा कुछ डिफरेंसेस के साथ। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग डिफरेंसेस को देख के चीजों को पढ़ेंगे तो ज्यादा याद रहता है, ठीक है ना, कि उसमें ऐसा था तो इसमें कैसा। इस लॉजिक को यूज करेंगे बार बार हम लोग, क्योंकि ये जो होने जा रहा है अब इनका वहां मिलना, ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलस, सारी चीजें आती हैं, उसको सिंपल शब्दों में समझाने के लिए हम यूज करते हैं कि एक तो यहां से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकल रहे होंगे। ये जो रे है, ये 4 मैंने बनाया है तो 4 ही है क्या? नहीं, आपका जितना इच्छा है उतना ले सकते हैं। एक तो ये बात है। दूसरा ये कि जो हाइजन साहब ने कहा था कि ये वेव फ्रंट जो है, वेव फ्रंट का हर पॉइंट खुद अपने आप को सोर्स की तरह यूज करता है। तो ये जब हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि चलो ये सब खुद एक सोर्स है, ये सब एक सोर्स है, तो बड़ा बढ़िया से चीजें एक्सप्लेन हो रही थी। अगर ये सोर्स है तो ये लीजिए, इनका अपना वेव फ्रंट, इसका अपना वेव फ्रंट, सबका अपना अपना होगा, इस तरह से जा रहा होगा फैलते हुए एकदम। जब ये सोर्स है तो फैलेगा। तो डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए जो हाइजन साहब का सेकेंडरी वेवलेट का प्रिंसिपल है, जो लॉ है, वो काफी अच्छे से काम आ रहा था हमें, ठीक है ना, ये बात। तो एनीवेज, अभी दिमाग में बैठा लिया आप कि यहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज लिए जा सकते हैं, जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखे, ये नेक्स्ट स्लाइड लिए क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा पे चले गए हैं। तो चलिए, तो उसके पहले हम लोग अब डिराइव कर ले। तो अब देखिए क्या होगा। ये जो सिंगल स्लिट है, इसमें से किसी भी दो जोड़े को आप लेंगे अब इंटरफेरेंस के लिए अगर, और सेंटर पे देखने जा रहा है, गौर से सुनते जाइएगा क्योंकि यही लॉजिक होगा। आप सेंटर पे अगर देखेंगे तो इन दोनों का मिलना भी वहां पे सेम फेज में होगा, इन दोनों का, दोनों किनारों का, सब का मिलना यहां सेम फेज में होगा। अच्छा, तो सर सीधा कहिए ना कि वहां पे सेंट्रल मैक्सिमा ही मिलेगा जैसे वाईडीएससी में मिल रहा था। बिल्कुल सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, चूंकि वहां पे दो स्लिट, दो रे जैसा था, तो आप दोनों रे के साथ खेल रहे थे और कह रहे थे दोनों रे कहां पे कंस्ट्रक्टिव करेगा, कहां पे डिस्ट्रक्टिव करेगा। अब यहां पे देखिए, जब थोड़ा सा आप सेंटर से दूर चलते हैं तो सवाल ये उठता है कि इस रे में से कुछ रे वहां पे डिस्ट्रक्टिव दे रहे होंगे, तो कुछ तो अभी भी कहेगा कि ना हम तो कंस्ट्रक्टिव देंगे, हम तो वहां पे अपना लाइट देंगे अभी, ठीक। अगर कोई इंटरफेरेंस कुछ नहीं भी कर रहा होगा तो अपना डायरेक्ट लाइट दे रहा होगा। इस प्रकार से ये लाइट जो है कहां पे एग्जैक्ट पॉइंट पे कितना कितना मिलेगा ये निकालना तो बहुत मुश्किल है। अच्छा हाँ ठीक है बाबा, लेकिन घटेगा ये तो क्लियर है, जब यहां से ऊपर बढ़ना शुरू करे तब, या नीचे बढ़ना शुरू करे तब इंटेंसिटी घटेगा, ये तो क्लियर है। तो हम इंटरेस्टेड है इस चीज में कि पहली बार डार्क कहां मिलेगा, उधर या इधर, डार्क कहां मिलेगा। अगर ये हमको बता दे आप, तब हम बता देंगे कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो कितना चौड़ा होगा, कहां तक लाइट मिलेगा, ठीक। और फिर डार्क के बाद फिर लाइट शुरू होगा, एक तो ये बात होगा। अब देखिए, चूंकि वहां पे दो ही रे थे, तो दो रे सेंटर पे मिल रहे थे, मैक्सिमा, फिर अंधेरा, तो फिर मैक्सिमा, ये मैक्सिमा वो मैक्सिमा, दोनों का ब्राइटनेस था सेम, मतलब इंटेंसिटी था सेम। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है, इस स्लिट का हर पार्ट एक सोर्स की तरह है, तो मैक्सिमम ब्राइटनेस बीच में ही मिल जाएगा। आगे जाते जाते तक इसमें से कई एक दूसरे को खत्म कर चुके हैं। खत्म करना मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और उस तरह से बेंडिंग भी दूर होते होते अब कम होगी, क्योंकि बेंडिंग का भी लिमिटेशन है। तो इसके वजह से क्या होगा कि यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी कुछ ज्यादा ही होगी, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, कुछ ज्यादा ही। कितना देखेंगे अभी बाद में हम लोग, ठीक है। एनीवेज, ये अगर मान लीजिए कि इस जगह पे डार्क बना दे, आप कहेंगे सर फर्स्ट डार्क बोल दीजिए, तो ध्यान रखिए
डिफ्रैक्शन में ये जो फ्रिंजेज है, ये डार्क वाइट, ये सब की गिनती आपसे ज़्यादा नहीं करवाने जा रहा है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे नाम फर्स्ट सेकेंड थर्ड यूज करने से परहेज किया जाता है। इसको कह दिया जाता है सेंट्रल मैक्सिमा। इसके बाद ये जो डार्क मिला है मतलब मिनिमा है, इसके बाद फिर ब्राइट मिलेगा, फिर डार्क मिलेगा, उन सब को कह दिया जाता है सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मिनिमा। फर्स्ट सेकंड कहने से परहेज किया जाता है, लेकिन कभी कह भी दे तो अभी देखेंगे हम लोग, डेरिवेशन सबका बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। डार्क सेकेंडरी मिनिमा है, ब्राइट सेकेंडरी मैक्सिमा है। क्यों यहां पे सेकेंडरी कह के उसके साथ भेदभाव किया गया, क्यों उसको नंबर नहीं दिया गया? आप कहेंगे ये बात कि ठीक है जरूरी नहीं है सर, लेकिन क्यों भेदभाव किया गया? तो वही जो थोड़ी देर पहले बोले हैं कि लगभग सारा लाइट ये सेंटर में होगा, सेंटर में होगा, सेंटर मैक्सिमा में। इसके बाद अगला जो होगा, ये डार्क के बाद ये इतना कम इंटेंसिटी होता है कि ये अगर आई नॉट है तो ये आई नॉट डिवाइडेड बाई 22.5 है, मतलब आई नॉट का लगभग 4.5% है। 4.5%, क्या आप बात करते हैं, मात्र 4.5% अगला मिलने जा रहा है लगभग। ये जो आई नॉट मिला इसके सामने, तो इसके सामने वो कुछ नहीं है, छोटा सा है एकदम, ठीक है ना। तो सेंट्रल मैक्सिमा और बाकी सबको सेकेंडरी मैक्सिमा। क्लियर है? अब देखिए ये जो स्लिट है, जब इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज हो सकते हैं तो पता चला कि ये एक तरफ वाला कोई रे हम ले रहे हैं तो इसको काटने वाला कोई जोड़ी यहां हो सकता है, ठीक है ना। इसका यहां, इसका यहां, इसका यहां, इसका यहां, मतलब ऐसा लगता है जैसे हाफ हाफ में ये बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। हाफ हाफ में बिहेव कर रहा है और हाफ हाफ मिलके एक दूसरे को खत्म कर दे रहा है पहले डार्क पे, यानी पहले मिनिमा पे, और कीजिएगा हाफ हाफ में। जब दूसरे डार्क की बात कर रहे थे तो पता चला कि ये ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि ये 3 पार्ट में बट गया था, ये इसको, ये इसको, ये इसको खा जा रहा था, ठीक। तो उस कैलकुलस में तो आपको नहीं जाना है, लेकिन आपको ये जो मिल रहा है डार्क पहला, तो उस समय ये कैसे बिहेव कर रहा है, तो जैसे लग रहा है कि ये आधा स्लिट है और वो रिस्पॉन्सिबल है फेज डिफरेंस के लिए, आधा आधा करके, आधा आधा करके। तो देखिएगा फेज, तो हम लोग इंटरेस्टेड हैं कि कितना पाथ डिफरेंस आएगा। पाथ डिफरेंस जैसे पता चलेगा हम फेज डिफरेंस बता देंगे। तो हम कहेंगे कि इसमें जो पाथ डिफरेंस आएगा, अच्छा गौर कीजिए, ये जब पर्दा जब दूर रहेगा तो ये तीनों रे पैरेलल हो गए, चारों पांचों दसों जितना भी रे लीजिएगा उसको पैरेलल माना जाएगा, ठीक है ना। तो वो वाला लॉजिक जो वहां दिए थे। आइए, हमने कहा था वहां पे कि पाथ डिफरेंस, इसी लॉजिक से चलिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें YDSE से कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। पाथ डिफरेंस वहां पे बोले थे इन YDSE, छोटा वाला d साइन थीटा, याद होगा आपको, ठीक है ना। और आप बोले थे कि थीटा अगर छोटा है तो ये d थीटा है, d थीटा है। क्लियर? यहां पे जो पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस होगा इन सिंगल स्लिट, तो ये आधा आधा बिहेव कर रहा है। तो d की जगह आधा ले लीजिए ना, a/2, यहां a है ना, तो a/2 साइन थीटा, ठीक है ना। ये लगभग बराबर हो जाएगा a/2 थीटा, ठीक है ना। अब अगर आप ब्राइट को ढूंढ रहे हैं तो आप कहेंगे n लैम्डा YDSE में, ठीक है ना। तो क्या यहां पे भी ब्राइट को ढूंढ रहे हैं? तो चूंकि ये आधा आधा वाला इधर ही फरिया दिए हैं, ठीक, तो आप कहेंगे ठीक है, n लैम्डा होगा तो ब्राइट मिलेगा, λ/2 होगा तो डार्क मिलेगा। तो n लैम्डा अगर है, ठीक,
लेमडा के मल्टीपल लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, तो ये ब्राइट मिला। तो ये भी एन लेमडा होगा तो ब्राइट मिलेगा। ये क्यों आसान हो गया समझना? क्योंकि हमने पहले ही इसको आधा आधा कर दिया इसके बिहेवियर को देखते हुए। क्लियर? अब देखिए हम लोग जो सेंट्रल मैक्सिमा है इसके बाद पहले क्या ढूंढ रहे हैं? डार्क। डार्क तो इसीलिए बराबर बराबर ये लेमडा बाई 2 कर देंगे, तब वो डार्क मिल जाएगा। और ये बात तो पहले से बहुत अच्छे से आपको पता है, कुछ नहीं भाई, पाथ डिफरेंस जो है वो लेमडा बाई 2 होगा, मतलब 180 डिग्री फेज डिफरेंस हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिनिमा। ठीक, ये बात में कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो ये वाली बात को अब पकड़ लेना है, ठीक है ना, कि a बाई 2 थीटा यहां होता है, वहां पे d थीटा होता है, d थीटा होता है। इस बात को पकड़ लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो पहला डार्क मिल गया। अब 2 से 2 काटिएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, मैंने जो बॉक्स में बोला है वो ध्यान रखना है आपको। और तब अब 2 से 2 काटना है और कहना है कि यहाँ पे a थीटा जो होगा वो लेमडा अगर होगा तो डार्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बाई 2 पहले ही फरिया चुका था। क्या जरूरत है वो भी बोलने का? आप a बाई 2 थीटा, ये कौन सी बड़ी बात है, a बाई 2 डॉट थीटा लेमडा बाई 2 डार्क, ऐसे बोले तो ज्यादा अच्छा है। क्लियर है आप? तो अब बताइए कि यहाँ पे अब इसकी कहानी यही रोक देते हैं। तो IDSC सब डिटेल में पढ़ चुके हैं आप लोग। ये लेमडा बाई 2 अगर रहता, जिसको कि आप कहते थे 2n + 1 या 2n - 1 लेमडा बाई 2, ये ज्यादा अच्छा है, तो ये डार्क मिलता। इसकी कहानी यही रोका जाए, ये तो बहुत पढ़ चुके हैं आप लोग। इसकी कहानी को अब आगे ले चला जाए। चलिए, तो a थीटा बराबर लेमडा, ठीक है ना, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट डार्क। तो थीटा को क्या कहते हैं? लेमडा बाई a को क्या कहते हैं? थीटा को एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ, ठीक है ना, किसका? पहला डार्क का। यहां पे क्या होता अगर थीटा बोलते आप तो लेमडा बाई डी हो जाता, लेमडा बाई डी एंगुलर फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ, ठीक है ना। चलिए, तो लेमडा बाई ए, लेमडा बाई ए, अब इस बात को पकड़ लीजिए। आइए स्क्रीन को बनाइए। ये आ गया सेंट्रल मैक्सिमा। अलार्म ऑफ कीजिए। चलिए, तो सेंट्रल मैक्सिमा आ गया। पहला डार्क लेमडा बाई ए पे, ठीक है ना। सेकेंडरी मिनिमा, इधर भी लेमडा बाई ए पे सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मिनिमा। तो पता चला कि यहां से यहां तक ये जो इंटेंसिटी है पूरा, ये कहलाएगा क्या? सेंट्रल मैक्सिमा। जैसे ही मैंने ये इंटेंसिटी भी इस पे दिखा दिया, आपको दिखना चाहिए कि सेंट्रल मैक्सिमा लेमडा बाई ए एक तरफ से लेके दूसरे तरफ लेमडा बाई ए तक है, मतलब टोटल इसका जो एंगुलर विड्थ है वो 2 लेमडा बाई ए है। ये अब ये दिख जाना चाहिए, ठीक है। अब आइए इसके आगे बढ़िए, इसके आगे बढ़िए। तो आप कहेंगे इसके आगे अब ब्राइट मिलेगा और फिर डार्क मिलेगा। तो डार्क ये लेमडा बाई ए पे मिला था 2 लेमडा बाई ए पे मिलेगा, ठीक है ना। तो इधर भी 2 लेमडा बाई ए पे मिलेगा। क्या मिलेगा? मिनिमा। आप कहेंगे ये इसको भी क्या सेकेंडरी मिनिमा ही नाम दे दे? हाँ हाँ, सबको सेकेंडरी मिनिमा कह देते हैं सेंट्रल के अलावा, सेंट्रल के अलावा, ठीक है ना। तो सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मिनिमा 2 लेमडा बाई ए और लेमडा बाई ए के बीच में मिलेगा ब्राइट।
ये यहां से यहां तक मिलेगा। ठीक, जल्दी से बताइए कि ये 1 और 2 के बीच में कितना आता है? 1.5। तो 3 लैम्डा बाई 2a। तो इधर भी 3 लैम्डा बाई 2a। ठीक, ये क्या मिल रहा होगा? ब्राइट यानी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक जा रहा है? ये वाली चीज पे मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूं क्योंकि डिफ्रैक्शन में आपको ये एंगुलर है ना, ये थीटा है ना, लैम्डा बाई ए, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। तो आपसे ये एंगुलर ही ज्यादा पूछ रहा होता है डिफ्रैक्शन में। ठीक है, तब भी अगर आपको पूछेगा वाई बताइए फर्स्ट डार्क का, तो कुछ नहीं, आप जानते हैं कि कैपिटल डी को थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो दूरी निकल जाएगा, तो फिर tan थीटा बराबर वाई बाई डी। ठीक है ना, मतलब थीटा बराबर वाई बाई डी। क्यों? क्योंकि थीटा छोटा है तो tan थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, अप्रोक्सीमेशन। ठीक, तो ये बात तो इसलिए कह देंगे डी लैम्डा बाई ए। ये कौन सी बड़ी बात है? इसी तरह से सेकेंड डार्क, थर्ड डार्क बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए जब भी जरूरत पड़े आप एंगुलर को कैपिटल डी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दूरी आ जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें नहीं उलझिए। इसमें क्यों? क्योंकि ये ज्यादा पूछता नहीं है, ज्यादा पूछता है सिर्फ लैम्डा बाई ए वाली खेल पूछता है ये। ठीक जा रहे हैं? हाँ, लैम्डा बाई 2a है, बीच में 3 लैम्डा बाई 2a, 3 लैम्डा बाई 2a। हाँ ठीक है, ओके। अब जरा देखिए, ये जो सेकेंडरी मैक्सिमा है, ये इसकी चौड़ाई कितनी है? 2 माइनस 1 इज 1, मतलब लैम्डा बाई ए सेकेंडरी का। लेकिन जरा सेंट्रल मैक्सिमा का देखिए तो, इधर लैम्डा बाई ए और इधर बाई लैम्डा बाई ए दोनों को जोड़ के 2 लैम्डा बाई ए। तो ये खास बात है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न जो मिल रहा है फ्रॉनहोफर में, इसमें सेंट्रल मैक्सिमा की जो चौड़ाई है वो दोगुना है सेकेंडरी मैक्सिमा से। आप कहेंगे सर ये वाला और अगले वाला भी? हाँ, सब के। इसका मतलब आगे सेकेंडरी मैक्सिमा जहां तक आप कहिएगा सब होगा बराबर। और चूंकि इंटेंसिटी इतना तेजी से घटता है तो ये 2-3 के बाद कुछ मिलता नहीं है। ठीक है ना, 2-3 के बाद कुछ इंटेंसिटी मिलता नहीं है, इतना कम हो जाता है कि वो न के बराबर हो जाता है। तो इसलिए 2-3 की जो भी आप बात करें, चलो 3-4 तक बात कर लो, तो जो सेंट्रल के अलावा जो भी मैक्सिमा होगा सबका साइज होगा लैम्डा बाई ए, लैम्डा बाई ए। ठीक, इधर भी लैम्डा बाई ए, लैम्डा बाई ए, लैम्डा बाई ए, सारे ब्राइट की चौड़ाई। लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई 2 लैम्डा बाई ए, ध्यान रखेगा। तो नोट दैट width of central maxima is 2 lambda by a। ये एंगुलर विड्थ है, ठीक है ना, नोट दैट ये विड्थ, ये एंगुलर विड्थ है, और कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या कहते हैं लीनियर विड्थ आ जाएगा 2 लैम्डा बाई ए, बट that of other maxima is lambda by a। ठीक है ना, बाकी सबका lambda by a है और यहां 2 lambda by a है, दोगुना है। खास बात। चलिए आगे बढ़ा जाए। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा अभी भी हम लोग देख लिए, फिर दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। ये सेंट्रल मैक्सिमा जो है ये यहां से यहां तक होने जा रहा है, ठीक है ना। इनफैक्ट इसकी इंटेंसिटी कुछ ज़्यादा ही बनाएंगे, ठीक, यहाँ से यहाँ तक। तो ये इधर भी लैम्डा बाई ए, इधर भी लैम्डा बाई ए होने जा रहा है। दिख रहा है ना, साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई ए। तो आप छोड़िए साइन थीटा को, थीटा ही ले लीजिए। तो लैम्डा बाई ए उधर, लैम्डा बाई इधर, ठीक। अपोजिट के लिए माइनस साइन यूज कर लिया है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। स्क्रीन की बात। इंटेंसिटी, तो देखिए इंटेंसिटी जो इसका कैलकुलेशन है वो एक बार फिर से आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक। वो
हम लोग नहीं कर पाएंगे जितना कैलकुलस हम लोग पढ़ते हैं उसमें, ठीक। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि सेकेंडरी मैक्सिमा, ये सेंट्रल मैक्सिमा का जो इंटेंसिटी अगर आई नॉट है तो उसके बाद सीधे इतना बटे 22.5 हो जाएगा, लगभग 4.5% ऑफ आई नॉट ये होने जा रहा है, और ये लगभग 1.5% ऑफ आई नॉट, 5% ऑफ आई नॉट। इस इस फिगर में जो ये डायग्राम जो आपके सामने है, थोड़ा सा इसका स्केलिंग ठीक नहीं है, क्योंकि आपको ये फील हो सकता है कि सर ये जो दूसरा वाला है इसके आधा से तो ऊपर ही आ रहा है, तो वैसा नहीं है, ये काफी 4.5 है, मतलब इसको ऐसा होना चाहिए था बस, और अगला वाला ऐसा होना चाहिए था, काम खत्म हो गया बस, क्योंकि इतना गुना कम करना है, 22.5 गुना कम करना है भाई, इतना उतना बड़ा नहीं होगा ये, ठीक है ना। ओके, एनीवेज इसके नीचे ये दिख रहा होगा आपको जो एंगुलर विड्थ है वो, एक बार फिर से, ठीक है ना। ये पाथ डिफरेंस की भाषा में है, क्योंकि साइन थीटा, पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा होगा तो साइन थीटा क्या कहते हैं, ये थीटा बराबर लैम्डा बाई ए, तो ए साइन थीटा बराबर ये डार्क के लिए यहाँ पे एन लैम्डा आ रहा था, ठीक। तो इसलिए साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई ए आ रहा था डार्क के लिए, ठीक है ना। हाँ, अच्छे से सीख लिया हम लोग इसको। तो इंटेंसिटी निकाला कैसे जाता है ये सिलेबस में है नहीं। एनीवेज एक जो अप्रोक्सीमेट फार्मूला जो दिया जाता है, जो कि आपको पढ़ना नहीं है, सामने है तो एक बार देख लीजिए, वो अलग बात है कि आप किसका वाला का ढूंढ रहे हैं तो उसका इतना हो जाएगा, दूसरा का, अब फिर अगला वाला इसका इतना परसेंट, कुछ इस तरह से। एनीवेज परसेंट की बात होती तो उस तरह से आप सोचते, यहाँ पे है कि एंगल अगर दे के बोले कि नहीं भैया हम इतना वाला थीटा का देखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आई बराबर आई नॉट साइन ये एंगल बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई द एंगल बीटा बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये बीटा बाई 2 क्या है, तो ये यहाँ है। अब इसको इसमें पुट करेंगे तो और बड़ा ये फॉर्मूला बनेगा, इस समय उलझने का कोई जरूरत नहीं है, कोई पूछने नहीं जा रहा आपको, ये ज़्यादा पूछेगा, ज़्यादा क्या पूछेगा वही पूछेगा, ये पढ़ना ही नहीं है आपको, ठीक है ना। एनीवेज इसको आप चाहे तो इसमें डाल सकते हैं कि बीटा बाई 2 की जगह साइन पाई ए साइन थीटा हो जाएगा बाई लेमडा, और फिर नीचे में भी पाई ए साइन थीटा बाई लेमडा। तो ये बातें थी। अच्छा हाँ, तो ये मैंने एनसीईआरटी का फिगर लिया है कि
इसमें इंटेंसिटी का जो ग्राफ है कुछ ज़्यादा उठा हुआ था। एनसीईआरटी में देखिए, एनसीईआरटी में अच्छा दे रहा है कि ये जो आई नॉट है तो इसके सामने ये देखिए एकदम छोटा, ये उससे भी एकदम छोटा, तो ये सही है, ये सही है। लेकिन 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 जब ये, इसके लिए मैंने इस फिगर को लिया है, आज जब इसके पट्टी पे गौर किए हैं तो इनके पट्टी में गड़बड़ी है। पट्टी में गड़बड़ी ये है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है, गड़बड़ियों को ढूंढिएगा ना तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, ये सब देखना चाहिए। ओके, सेंट्रल मैक्सिमा जो है इसके आधा होगा बाकी सब, तो ये भी आधा होगा ना, तो ये देखिए तो और छोटा कर दिए, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। इसके बाद सब बराबर बराबर होंगे और इसके आधा होंगे, ये इसके आधा, ठीक है ना, तो सब बराबर बराबर होंगे, लेकिन बस उसके आधा होंगे सेंट्रल के, सारे सेकेंडरी मैक्सिमा जो होगा उसके आधा होगा। क्लियर ये बात। अब थोड़ा सा कंपेयर कर लीजिए एक जगह इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को। ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट, हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, सुपरपोजिशन हो रहा था, कोहेरेंट सोर्स हो रहा था, इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा था, ठीक है ना। यहाँ पे इट इज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेवलेट्स फ्रॉम द सेम वेव फ्रंट, ठीक है ना। यहाँ पे सिंगल स्लिट से आ रहा था, वही वेव फ्रंट आगे जा रहा था, ऑब्स्टेकल मिला, उसके वजह से वो बट गया वहां से और वहां से फैल गया। तो कुछ नहीं, सेम वेव फ्रंट से कई छोटे छोटे वेवलेट हमने इमेजिन किया, तो उसका इंटरफेरेंस है, ये उसका सुपरपोजिशन है, ठीक है ना। ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ सेम इंटेंसिटी, डिस्कस कर चुके हम लोग। अब वहां पे इंटेंसिटी काफी तेजी से छोटी छोटी आगे बढ़ते हैं। द डार्क फ्रिंजेस आर ऑलमोस्ट ब्लैक, हाँ द डार्क फ्रिंजेस आर नॉट परफेक्टली ब्लैक, क्यों? क्योंकि इतने इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज वहां हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। तो जहां पे हम लोग सभी को कह रहे हैं कि अब तुम यहाँ सब के सब डिस्ट्रक्टिव दो, तब भी कुछ ना कुछ रे जो होगा वहां पे डिस्ट्रक्टिव नहीं दे रहा होगा, तो परफेक्टली ब्लैक नहीं होगा। फ्रिंजेस आर ऑफ सेम विड्थ, यहाँ पे सब के सब फ्रिंज का आप लोग जानते हैं, बीटा जो फ्रिंज विड्थ था वो लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, सबकी चौड़ाई सेम थी। यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा डबल है बाकी सबके, द विड्थ ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा डबल द विड्थ ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा। कौन? सेंट्रल वाला। सो विड्थ इज नॉट इक्वल, हाँ ठीक है बाबा, इक्वल नहीं है, लेकिन एक को छोड़ के बाकी इक्वल है सब। द नंबर ऑफ बैंड्स इज लार्ज, ये बहुत दूर तक बन रहा था, ठीक है ना, ये बस कुछ 2 3 4 हो गया, काम खत्म। बैंड्स आर इक्वली स्पेस्ड, बैंड्स आर ये रिपीट, ये तो पन्ना भरने वाला बात हो गया, ये बात तो पहले ही आ गया ना, ठीक है ना, कि चौड़ाई की बात पहले ही हो गई, तो उसी को अब और अंग्रेजी में छाट दिए, क्या कहिएगा। तो डिफ्रैक्शन के बाद हम लोग अगला जो इंटरेस्टिंग फेनोमेनन है वो पढ़ने के लिए तैयार हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट में आगे बढ़ने से पहले जो पीछे नाम जब भी इसका आ रहा था तो उस समय एक बात आ रही होगी कि ये कैरेक्टर है केवल ट्रांसवर्स वेव का, लॉन्गिट्यूडनल का नहीं। ये आप नहीं भूल सकते हैं, ठीक है ना, कि जो 3 इंपॉर्टेंट फेनोमेना है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये तीनों में से कोई एक भी अगर कहीं पे शो कर दिया किसी ने, मतलब वो वेव है, ठीक है ना, वो पार्टिकल नहीं है, ये वेव नेचर है, ये क्लियर है। तीनों में से कोई एक भी हो गया तो, लेकिन इन तीनों में से एक ऐसा है जिसमें थोड़ा कंडीशन अप्लाई है, वो ये पोलराइजेशन, कि बाकी दोनों तो किसी भी वेव के लिए लागू था, ये केवल किसके लिए होगा? ट्रांसवर्स वेव के लिए। तो एप्लीकेबल टू ट्रांसवर्स वेव ओनली। वेव ओनली, ठीक है ना। अब ट्रांसवर्स वेव में आप जानते हैं कि जो वेव के मोशन का डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर मोशन हो रहा होगा पार्टिकल का, ठीक है, तो ऐसे को ट्रांसवर्स वेव कहेंगे।
आपके मन में आ सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो कोई पार्टिकल ही नहीं होता है, ठीक है, किसी मीडियम की जरूरत ही नहीं है, तो बिना मीडियम के है तो पार्टिकल तो मीडियम का होता है ना, ठीक, वेव का पार्टिकल नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या बोले, ठीक, तो अगर आप में से कुछ लोग पढ़ चुके होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि अलग से पढ़ेंगे हम लोग, तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है। अगर मैकेनिकल वेव होता है तो पार्टिकल ऑसिलेट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है कि वो एक मैक्सिमम वैल्यू पे जाता है पॉजिटिव से लेके मैक्सिमम वैल्यू निगेटिव, फिर बीच में जीरो, और इस बीच में वो ऑसिलेट कर रहा होता है, एसएचएम कर रहा होता है। तो करना तो एसएचएम पड़ेगा, पार्टिकल था तो पार्टिकल को, यहाँ पे फील्ड है तो फील्ड को, ठीक है ना। एनीवेज, आप कहेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड का नाम क्यों नहीं लिए, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोनों फील्ड होता है तो याद रखिएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वही मेन रिप्रेजेंटेटिव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए आप उसकी कहानी बोलते हुए आगे बढ़ जाते हैं तो आपका बात मान लिया जाता है कि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये सब फिजिक्स बता दिया, ठीक है ना। जब पूछेगा तो आप कहेंगे कि ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा ये बात, और उसका एम्पलीट्यूड काफी छोटा होगा, ठीक। एनर्जी के मामले में दोनों बराबर होंगे, ठीक, लेकिन क्यों, तो वो वहाँ पे परमेबिलिटी, परमिटिविटी, ये सब की बातें होगी, वहाँ पे आप देखेंगे कि एनर्जी डेंसिटी का क्या मामला है और कैसे कैसे हिस्सा लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। वो अभी का टॉपिक नहीं है, अभी का टॉपिक ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑसिलेट कर रहा है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करना चाहिए। तो ये डायरेक्शन अगर मोशन का है तो इसके परपेंडिकुलर तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। इस प्लेन में अगर ये x है तो ये वाई जेड प्लेन में कहीं पर भी ऑसिलेट कर सकता है, हाँ कहीं पे भी कर सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मोशन के परपेंडिकुलर तो है, लेकिन इस प्लेन में हर जगह उसका कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉसिबल डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है इस प्लेन में, वाई जेड में, अगर एक्स में जा रहा है वेव तो ऐसे लाइट को अनपोलराइज्ड लाइट कहेंगे। तो जो नॉर्मल लाइट आपको आमतौर पे आपकी जिंदगी में मिल रहा होता है, ये सब अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, इनफैक्ट हर पॉसिबल डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ रेज लिमिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अनपोलराइज्ड लाइट होगा। तो अनपोलराइज्ड लाइट में क्या होगा, तो आप कहेंगे कि अगर ये लाइट रे जा रही है और इसके हम फील्ड को दिखाना चाहे, इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो पता चला कि हर पॉसिबल डायरेक्शन में ये ऑसिलेट कर रहा होगा इसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये सब ई ई ई सब इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, ऑसिलेट करेगा। तो ये अनपोलराइज्ड लाइट कहलाएगा। और अगर इसको हम किसी ऐसे मटेरियल से गुजारे, ठीक है ना, जो इसमें से सिर्फ एक एक्सिस वाले को पास होने दे, ठीक है ना, जब पास हो तो सिर्फ एक एक्सिस वाला मिल रहा हो, ठीक है ना, तो जो मिल रहा होगा अगर उसको हम यहाँ पे गैप की तरह दिखाए, ठीक है ना, तो ये जो गैप है ना, सिर्फ यही वाला अलाउड हो रहा है, तो इसको बोलेंगे पास एक्सिस। ये जो मटेरियल आपने यूज किया है इसको बोलेंगे पोलराइजर, पोलराइजर, ठीक है ना, या पोलरॉइड, पोलरॉइड। तो ये था अनपोलर लाइट, और जो निकला ये पोलराइज्ड लाइट है।
पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है ना। क्या खुली आंखों को पता चलेगा क्या कि ये वाले लाइट और ये वाले लाइट में कुछ फर्क? नहीं। आपकी आंखों को क्यों पता चलेगा? क्योंकि आपकी आंखें इसके ये इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए और आपके रेटाइना को एक्साइट कर रहा है तो आपको वो दिखेगा, बात खत्म। उसके डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन नहीं बता सकते हैं आप। वेव का डायरेक्शन आपकी आंखें बता सकती हैं, ये फील्ड के वाइब्रेशन का डायरेक्शन नहीं बता सकती है। तो इसलिए पोलराइज लाइट को अगर हमें पता लगाना है कि ये लाइट पोलराइज होके अब आ रही है तो इसके लिए भी आगे एक और पोलराइजर ही लगाना होगा आगे, तब पता चलेगा इससे कि ये पोलराइज था कि नहीं। कैसे? तो अगर इसका पास एक्सिस इसके पैरेलल होगा तो फिर पास हो जाएगा, निकल जाएगा, और उसको हम जैसे रोटेट करना शुरू करेंगे ये कम पास होगा, इंटेंसिटी घटने लगेगा और 90 डिग्री पे लाएंगे तो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। वो कहेगा ऐसे वाले को जाने देंगे, ये बोलेगा ऐसे वाला तो है ही नहीं है मेरे पास, सब ऐसे है। तो इसलिए यहाँ पे इंटेंसिटी ही वेरी करेगा। यहाँ पे जो है अब इंटेंसिटी वेरी करेगा। आगे तो आप कहेंगे कि अच्छा तो पोलराइजर और ये वाले पोलराइजर में कोई फर्क है क्या? तो नहीं, दोनों के बिल्ट में, मेक में, मटेरियल में कोई फर्क नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है फर्क करने का, ठीक है ना। तो बस चूंकि दोनों पोलराइजर है, काम अलग अलग है, एक का काम था पोलराइज करना तो पोलराइजर बोल दिए, तो दूसरे का काम यहाँ पे एनालाइज करना है, तो इसलिए इसको एनालाइजर कह दिए। ZER लिखिए तब, SER लिखिए तब चलेगा। एक अमेरिकन स्पेलिंग, एक ब्रिटिश स्पेलिंग चलेगा, ठीक है। हम लोग ना अमेरिका के हैं ना ब्रिटिश है, तो ठीक है, जो लिखेंगे बोल देंगे कि भैया हम वहाँ वाला लिखे हैं, ठीक। तो उसको एनालाइजर कह देंगे। तो क्या ये भी एक पोलराइड ही होगा? हाँ बाबा, ये भी पोलराइड ही है, वही मटेरियल है, वही चीज है, ठीक है ना। और लैब में जो अक्सर इसके लिए यूज करते हैं वो है निकोल प्रिज्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूर नाम आया होगा आपको, निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। देखेंगे अभी पोलराइजिंग मटेरियल्स के बारे में भी थोड़ी पढ़नी है हम लोगों को। तो ये था पोलराइजेशन ऑफ लाइट हो गया, ठीक है ना। अच्छा, जब इतना आप समझ गए तो ये जो वेव इक्वेशन आप लिखते हैं y बराबर a sin kx माइनस ओमेगा टी, हम आपसे पूछ दे कि ये अनपोलराइज्ड का इक्वेशन है कि पोलराइज का इक्वेशन है, तो आप कहेंगे कि x डायरेक्शन में तो वेव जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, x के परपेंडिकुलर y में है तो ट्रांसवर्स है, y में पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, तो क्या z की तरफ भी जा रहा है क्या? वो नहीं, y में आपने फिक्स कर दिया। ये जो वेव का इक्वेशन लिख के आप पूरा वेव मोशन पढ़ जाते हैं, ये एक्चुअल में ये पोलराइज्ड लाइट का इक्वेशन लिख रहे हैं, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वाला ले रहे हैं। जैसे ही ले रहे हैं तो ये पोलराइज्ड हो गया, तो इक्वेशन ऑफ पोलराइज्ड वेव है ये। तो आप ऐसा क्यों किए? तो आप एक वेव को लेके पढ़ लिए, एक डायरेक्शन वाला लेके वेव की सारी फिजिक्स पढ़ लिए, और तब बोले कि नेचुरली जो है हर पॉसिबल डायरेक्शन वाला मौजूद होता है लाइट में, सब में रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, रस्सी को वहां से यहाँ खींच दिए और आपने एक ट्रांसवर्स वेव उस पर जनरेट कर दिया, तो आप जैसे करेंगे वो पोलराइज ही होगा। अब वो ऐसे करे तो ऐसे ही होता हुआ जाएगा, ठीक, ऐसे कर दे तो ऐसे होता हुआ जाएगा, तो जैसे भी करे वो पोलराइज ही होगा ऑलवेज, ठीक। लाइट के केस में ऐसा नहीं है, जो नॉर्मल लाइट आ रहा है सब अनपोलराइज होगा, उसमें हर पॉसिबल डायरेक्शन में होगा। एनीवेज, ये पोलराइज का इक्वेशन है। अच्छा, यहीं पे एक बात और क्लियर करना जरूरी है, वो ये कि पोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट भी कहते हैं।
ठीक है। हाँ, तो ये है, पोलराइज्ड लाइट को लीनियरली पोलराइज्ड लाइट भी कहते हैं। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट भी कह रहे हैं, लीनियरली क्या चल रहा है भाई, ठीक है। तो हम और आप क्या करेंगे, कहेंगे छोड़ हटा भाई, सीधे पोलराइज्ड है। अब पोलराइज करके हमने पढ़ लिया, सब समझ लिया, ठीक है ना। लेकिन चूंकि ये नाम आता है तो क्लियर कर लिया जाए। वो ये कि ये दोनों का मीनिंग सेम है। कमाल है, एक लीनियरली पोलराइज बोल रहे हैं जो कि एक वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, और प्लेनर कह रहे हैं तो वो टू डायमेंशन वाली बात हो गई, ठीक। और कह रहे हैं सेम है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों नाम लेते समय देखा किसी और को जा रहा है, ठीक है ना, अलग अलग चीजों को देखा जा रहा है। अगर ऑल्सो कॉल्ड लीनियरली पोलराइज्ड और प्लेन पोलराइज्ड, प्लेन polarized wave. So a polarized wave is also called linearly polarized या plane polarized, ठीक है ना। तो कब linearly नाम ले रहे हैं, जब हम डिस्प्लेसमेंट पे देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्प्लेसमेंट को देख रहे हैं, तो वो एक लाइन पे है, एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन पे ऑसिलेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, दो लाइन पे नहीं है, तीन लाइन पे नहीं है, ठीक है ना, एक ही लाइन पे है। तो अगर लीनियरली नाम दिया जाता है, नेम्ड व्हेन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का मतलब उसका मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा होता है डायरेक्शन के हिसाब से। एनीवेज, मैंने सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड किया, कंफ्यूज मत होइएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड उठ के कहीं जा रहा है क्या, ये मत समझ लीजिएगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे मत टर्म यूज कीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अगर वो मैकेनिकल वेव है तो, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन। ठीक, अब देखिए क्लियर। अब ये प्लेनर कब यूज करेंगे, प्लेन नेम्ड व्हेन लुक्ड एट द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, ठीक है ना। तो अगर वेव फ्रंट की बात करेंगे, वेव फ्रंट की बात करेंगे तो सब के सब ऐसे जा रहे हैं। रे अगर ऐसे जा रहा है तो आप जानते हैं कि क्या कहते हैं, जो वेव फ्रंट होगा उसके परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर रे होता है। तो ये चूंकि ये वन डायरेक्शन में जाने वाला वेव है, एक डायरेक्शन में जा रहा है, किधर, एक्स में, ठीक। तो उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर उसका वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट है, और उस प्लेन में आपने इसको पोलराइज कर दिया है। तो लुक्ड एट वेव फ्रंट का अगर बात कर रहे थे तो वो प्लेनर वर्ड यूज कर रहे थे, और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे लीनियर। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, हो गया, बहुत है, बहुत है, आगे बढ़िए, चलिए, कुछ नहीं, ट्रांसमिशन एक्सिस या पास एक्सिस, बहुत हुआ, बहुत हुआ, बहुत हुआ सम्मान। पास एक्सिस, ठीक है ना, पोलर वाइड्स, ये पास एक्सिस है, ओके। ये पास एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये पास एक्सिस नहीं है, ये मत समझ लिया कि ये दो पास एक्सिस दिखा रहा है, ओके, ठीक है।
डिटेक्टर जो लिख रहा है वो भी पोलराइड होना होगा जी। एक को कहेंगे पोलराइजर तो दूसरे को कहेंगे एनालाइजर, अभी अभी देख चुके हैं, ठीक है ना। प्लेन पोलराइज्ड वर्ड यूज कर दिया है, देख लीजिए। पोलराइड का क्या क्या यूज हो सकते हैं, तो कॉमन यूजेज में जो है सनग्लासेस में ट्रेडिशनली यूज होता रहा है, ताकि जो सड़क से ग्लेयर आ रहा है, जो चमक आ रहा है आंखों में, उसको कम करे। कहीं पे पानी है तो पानी से जो चमक आ रही है उसको कम करे, जो ग्लेयर है उस चमक उसको कम करने के लिए सनग्लासेस में पोलराइड यूज होता है, ठीक है ना। जो डिस्प्ले है, लगभग सारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के डिस्प्ले हैं, जो स्टैंडर्ड आजकल जो बन रहे हैं खास करके, उसमें पोलराइड यूज हो रहा है। और दोनों पोलराइड का जो शीट है, शीट के बीच में उनका जो डिस्प्ले का पिक्सेल्स है, मेगापिक्सल जो आप कहते हैं, वो उसके बीच में होता है। तो इसलिए जो मोबाइल का जो लाइट है वो आमतौर पे आपके आंखों में जो जा रहा है ये पोलराइज्ड लाइट है। और जैसा कि मैंने आपको कहा, आपको पता नहीं चलेगा, आपको पता तब चलेगा जब आपके पास एक पोलराइजर ला के दिया जाएगा और उसको आप घुमा के चेक करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको भी दिखाऊं आपको, ठीक है। वो चश्मा अगर अभी होगा यहाँ पे तब, नहीं तो अगर गाड़ी में रखा होगा तो अभी नहीं कर पाएंगे। चलिए, पोलराइज सनग्लासेस हो गया, डिस्प्लेज हुआ, एलसीडी डिस्प्ले, एलईडी भी डिस्प्लेज में, ऐसा भी नहीं कि एलसीडी खाली, एलईडी डिस्प्ले भी उसको यूज कर रहा है, खाली एलसीडी लिखना ठीक नहीं है, ठीक है ना। फोटो इलास्टिसिटी, स्ट्रेस एनालिसिस, ठीक है ना। ये जो कई क्रिस्टल्स हैं उसको कितना वो फोर्स, उस पर प्रेशर है, वो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस और इन सब चीज़ों का अरेंजमेंट उनका डिपेंड करेगा। तो उसके भी एनालिसिस में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या ये केमिकल इंजीनियरिंग या जो कह लीजिए, उन सब चीज़ों में इलास्टिसिटी में यूज करते हैं, इलास्टिसिटी नापने के लिए। पोलरीमीटर, ये तो केमिकल लैब में ठीक ठाक यूज होता है। पोलरीमीटर क्या, तो केमिकल्स का जो ऑप्टिकल एक्शन है वो देखने के लिए, ठीक। यहीं पे बताते चले कि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में था अनपोलराइज्ड में, ठीक है ना, तो पहले हम अगर पोलराइज कर देते हैं, फिर से चलिए, बिना पोलराइज ही किए पहले दे दिए ऑप्टिकली एक्टिव को, तो ऑप्टिकली एक्टिव आपसे पूछा जाए कि वो करता क्या है, तो एक लाइन में बोलिएगा कि ये सारे डायरेक्शन में जो था इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सबको वो घुमा देता है उसी प्लेन में, ठीक है ना। इधर तो वेव जा रहा था, वो तो अपनी जगह जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में था हर जगह पॉसिबल, तो ये देखिएगा जब उस केमिकल से गुजरता है तो ये उसको, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रोटेट कर देता है, एक को नहीं, सबको। इसलिए मैं पूरा हाथ ही घुमा रहा हूं, ऐसे सबको रोटेट कर देता है। अगर राइट साइड को रोटेट किया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और लेफ्ट साइड को रोटेट किया तो लीवो रोटेटरी, ठीक है ना। अच्छा, तो क्या आपको पता चलेगा क्या कि कितना से रोटेट किया है? अगर पहले से अनपोलराइज्ड लाइट हम लिए हुए हैं और उस केमिकल से गुजारे, तो ये पूरा हर पॉसिबल डायरेक्शन में पहले ही से था, तो घूमने के बाद भी हर पॉसिबल डायरेक्शन में होगा, तो हम पता नहीं लगा पाएंगे कि कितना से रोटेट किया है। तो पहले से हमें उसे पोलराइज करना होगा, और पोलराइज करा के तब जब गुजारेंगे उस केमिकल से, तब घुमाएगा, तो हम आगे एनालाइजर लगा देंगे, वो बता देगा कि इतना से घूम गया है, ठीक है ना। सब पहले ही से था, सब घूम गया तो पता नहीं चलेगा कौन घुमा है, किधर क्या हुआ है। जैसा दिख रहा था पहले वैसे ही दिख रहा होगा अभी, ठीक है ना, लेकिन एक रहेगा तो पता चल जाएगा। इसलिए पहले आप उसको प्लेन पोलराइज करेंगे, तब उस केमिकल से गुजारेंगे, तब रोटेशन देखेंगे, ठीक है ना। 3D मूवी ग्लासेस वगैरह में यूज हो रहा है कि एक आंख का जो शीशा है वो ये वाले को पास होने देगा, दूसरा जो है वो ये वाले को पास होने देगा, तो पता चलेगा कि इसके वजह से हम जो पर्दे पे की चीज थी जो 2 डायमेंशनल, वो हमें 3 डायमेंशनल दिख सकती है। एक गायब, एक आया दूसरा गायब, इस तरह की चीजें हो सकती है। कई जो रे आ रहे हैं उसमें से सिलेक्टिव रे को ही आपकी आंखों को वो दिखाएगा, ठीक।
कब किसे दिखाना है उसी हिसाब से मूवी की शूटिंग की जाएगी और उसी हिसाब से आपको चश्मा दे दिया गया है। ध्यान रखिएगा, 3D मूवीज ऐसा नहीं कि आप चश्मा दे दिया जाएगा तो किसी भी सिनेमा को आप देखना शुरू कर देंगे तो 3D में बदल जाएगा, ना 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 ना, उसकी शूटिंग भी वैसे करनी होगी ना, ठीक है ना, तब ना आपका चश्मा उसके हिसाब से बात करेगा और 3D का फीलिंग आएगा। ओके, मटेरियल्स जो है निकोल प्रिज्म बहुत फेमस है, ये एक्सपेक्टेड है कि आप ध्यान रखें। निकोल प्रिज्म बना होता है कैल्साइट से, बना होता है कैल्साइट से। ये दो जगह नाम लिखा है लेकिन ध्यान रखिएगा कैल्साइट क्रिस्टल जो है, ठीक है ना, ये डबल रिफ्रैक्शन शो करता है, डबल रिफ्रैक्शन को बाई रेफ्रिजरेंस भी कहते हैं, रेफ्रिजेंस, बाई रेफ्रिजेंस भी कहते हैं। तो डबल रिफ्रैक्शन एक उपाय है जिससे पोलराइजेशन होता है। अभी थोड़ी देर में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या उपाय हो सकता है पोलराइजेशन करने का। तो एक उपाय है डबल रिफ्रैक्शन और इस पर आधारित है, ये डबल रिफ्रैक्शन शो करता है कैल्साइट और कैल्साइट पर आधारित है निकोल प्रिज्म। ध्यान रखेंगे, टॉर्मोलिन एक मटेरियल है जो पहले पोलराइड के तौर पर यूज करते थे, अब ये खास यूज होता नहीं है। आज के डेट में जो निकोल प्रिज्म के अलावा जो चाहिए तो वो आसानी से अवेलेबल होता है फट से, क्या, एक एक्सरे शीट की तरह। एक्सरे तो आप सब लोग देख रहे होंगे, एक्सरे शीट जो एक्सरे फिल्म होता है, तो एक्सरे फिल्म की तरह वो प्लेट खरीद लाइए, दो लेके आइए, एक से तो काम चलेगा नहीं फिर, तो दो लेके आइए, घुमाइए, देखिए, तो पोलराइजेशन, पोलराइड शीट जो है ये सिंथेटिक, ये सस्ता भी है, अवेलेबल है। हाँ, मैं यही कह रहा था कि अभी हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर पोलराइजेशन करने के उपाय क्या क्या हैं, उपाय क्या क्या हैं। तो मेथड्स बाय विच लाइट कैन बी पोलराइज्ड में सबसे आसान जो रेगुलर अब किया जाता है क्या भाई, तो शीट खरीद लाइए, पोलराइड शीट, ठीक है ना, उससे गुजार दीजिए लाइट को। तो जो पहले नॉर्मल लाइट आ रहा था, सब डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड था, अब खाली एक वाला बच गया, ठीक है ना। कौन बच जाएगा, जो उसके पास एक्सिस से अलाउड होगा, अलाउड होगा, ठीक है ना। इस पे फिर हम लोग लौटेंगे क्योंकि आपको पढ़ना है कि दो पोलराइड से होकर जब गुजर रहा है तो उनके बीच के एंगल पे कैसे इंटेंसिटी डिपेंड करेगा। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, तो ध्यान रखेंगे ये दूसरा मेथड हो गया, वो तो एक शीट के थ्रू हुआ, एक पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। देखिए ये जब जा रहा है अनपोलराइज्ड लाइट, इंसिडेंट हुआ, तो इसमें हर पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे ऐसे वाला डॉट से दिखाया हुआ है बोर्ड पर, जो है ऐसे ऐसे दिखाया हुआ है, तो हर पॉसिबल डायरेक्शन में है। लेकिन हुआ क्या, इस पेन पे ध्यान दीजिएगा कि जो ऐसे ऐसे वाला था ना, ये पेन गया, पटकाया और ऐसे निकल गया। इसका पानी में घुसना मुश्किल है, ये पटकाया और ऐसे निकल गया। लेकिन वही जो ऐसे वाला था, ये घुस गया पानी में, घुस गया पानी में, ठीक है ना। तो अगर ये रिफ्लेक्टेड लाइट और ये रिफ्रैक्टेड लाइट दोनों के बीच अगर 90 डिग्री एंगल हो जाता है, तब सही से हिस्सा बखरा लग जाता है कि तुम एक वाला तुम रखो, बाकी इधर दो। मतलब एक तरफ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड तुम रखो, बाकी इधर दो। मतलब ये जो लाइट है ये कंप्लीटली पोलराइज होता है, ये कंप्लीटली पोलराइज है। अगर 90 डिग्री नहीं होता तो पार्शियली पोलराइज होता, वो कुछ होता, कुछ गायब होता, बाकी ऐसा वैसा अरेंजमेंट होता, ठीक है ना। तो इसलिए अगर पानी के सरफेस से, उधर से सूरज है, पानी के सरफेस से लाइट टकरा के आपकी आंखों में पड़ रहा है, तो उसमें अच्छा खासा पोलराइज्ड लाइट ही है, लेकिन वो कंप्लीटली पोलराइज हम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री वाली चीज़ें फॉलो होनी चाहिए कि इनका इस तरह से अरेंजमेंट होना चाहिए इंसिडेंट, कि ये दोनों 90 पे हो, इंसिडेंट एंगल इस तरह से हो कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड दोनों 90 पे हो, तब फुली होगा। तो वो आप लेबोरेटरी में कर सकते हैं। ओके, तो अगर ये हुआ
तो ये कंप्लीटली, हाँ इसको कंप्लीट करें, और ये पार्शियली लिख रखा है इन्होंने, पार्शियली पोलराइज्ड और कंप्लीटली पोलराइज्ड, ठीक है ना। जिसको उन्होंने सीधे लिख दिया प्लेन पोलराइज्ड, ध्यान रखिएगा वो फुल्ली पोलराइज्ड है, वो फुल्ली पोलराइज्ड है। अगर ऐसा हुआ तो ये जो मटेरियल जिसमें रिफ्रैक्शन हुआ है उसका इंसिडेंट एंगल से रिश्ता होगा tan i, आई मीन्स इंसिडेंस, यहाँ पे आई को ध्यान दीजिए, क्यूपी लिख रहा है व्हाटएवर, ठीक है ना, इज म्यू। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, ठीक है ना। ये कब होगा, जब when reflected and refracted ray are perpendicular to each other. each other. इस लॉ को कहते हैं ब्रूस्टर्स लॉ, ठीक है ना। तो दिस वाज पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगा ये पोलराइज्ड होगा, ठीक है ना। अगर ये 90 डिग्री वाला सिस्टम आप फॉलो नहीं किए हैं तो रिफ्लेक्टेड जो होगा ये होगा, इसमें से ज़्यादातर जो होगा मोस्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टेड इज पोलराइज्ड होगा, ठीक है। लेकिन तब भी कुछ इसमें अनपोलराइज मिक्स हो सकता है अगर 90 डिग्री वाला फॉलो नहीं हुआ है तो, जैसा कि यहाँ पे ऐसा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन एक बार जो लाइट अंदर जा चुका है वो वापस लौट रहा है, ठीक है ना, जिसको कि आप ट्रांसमिटेड लाइट कह रहे हैं, जो कि रिफ्लेक्टेड लाइट कह रहे हैं, ठीक है ना। जो रिफ्रैक्ट होके अंदर गया है और किसी मान लिया मछली के शरीर से टकरा के लौटा, तभी ना आपको मछली दिखाई देता है जी अंदर, ठीक है ना। तो लाइट ट्रांसमिटेड फ्रॉम अंडर वाटर ऑसिलेट्स इन ऑल डायरेक्शंस, तो उसमें सब होंगे, सब होंगे। आप कहेंगे सर वो पार्शियली हो सकता है, हाँ जाते समय पार्शियली हो सकता है, लेकिन अब वो वापस पानी में से लौट रहा है, ट्रांसमिटेड लाइट कह रहा है जी, तो वो ऐसे पोलराइज नहीं हो सकता है। वो पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन थोड़ी देर पहले बात किए थे, जिसको कि बाय रेफ्रिजरेंस भी बोले थे, बाय रेफ्रिजरेंस, ओके। ये क्या है कि कुछ स्पेशल क्रिस्टल है जैसे कि कैल्साइट, इसमें जो जब ऑर्डिनरी लाइट जाता है अंदर, जिसको जो कि अनपोलराइज्ड लाइट है, अंदर जाने के बाद आप जानते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है तो इसके अंदर रिफ्रैक्शन होगा, और चूंकि ये डेंस है तो रिफ्रैक्शन का मतलब हुआ, रिफ्रैक्शन होगा मतलब क्या होगा, बेंड कर जाएगा, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, डेंसर है तो, और ये डेंसर है। लेकिन अब ये क्या कर रहा है कि कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं कि वो बेंड तो करवाते हैं इनको, लेकिन भेदभाव करके। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन वाले को कहते हैं तुम कम मुड़ो, और कुछ को कह देते हैं तुम ज्यादा मुड़ो। तो किसी का कम बेंडिंग, किसी का ज्यादा बेंडिंग हो रहा होता है, ठीक है ना। ये घटना कहलाता है डबल रिफ्रैक्शन। दिख रहा है ना, रिफ्रैक्शन तो हुआ है लेकिन दो पार्ट में हुआ है। क्यों? इनका बिहेवियर अलग अलग, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्लेन है उसके लिए अलग अलग था, इसके लिए, ठीक है ना। तो इसमें से पता चला कि बाहर निकला जब तो दोनों अलग अलग हो चुका है, क्योंकि रिफ्रैक्शन में एक कम मुड़ा था एक ज्यादा मुड़ा था, और सरफेस से फिर बाहर निकलेगा ना, निकलने के बाद तो फिर पैरेलल हो जाएगा। मालूम है आपको, जैसा इनिशियल डायरेक्शन होता है फिर फाइनल डायरेक्शन वैसा हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन दो जगह पे हो जाएगा। तो जो कम मुड़ा था वो ऑर्डिनरी रे, ज्यादा मुड़ा था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, कुछ एक्स्ट्रा स्टाइल दे रहे हैं जी। तो इस स्लाइड में पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन हम लोग देख लिए, समझ लिए। अभी बाय रेफ्रिजरेंस देखे, डबल रिफ्रैक्शन, और निकोल प्रिज्म कैल्साइट से बना होता है, ठीक है ना। पर्टिकुलर प्लेन्स एग्जिबिट्स डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग शो कर रहा है, वो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, अलग अलग प्लेन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है ना, बाय रेफ्रिजरेंस, ठीक है ना। आइए यहाँ एक और नाम दिख रहा है आपको,
पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, हालांकि अलग से स्लाइड होगा, आगे देखते हैं। तो स्कैटरिंग जो घटना है उसको थोड़ी देर में समझते हैं, और स्कैटरिंग भी एक कारण हो सकता है क्या, पोलराइज्ड लाइट के सोर्स का। तो इसमें मॉलिक्यूल्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को हिला दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से वाइब्रेट कर रहे हैं और नया फील्ड आगे जनरेट कर दे रहे हैं। जब वाइब्रेट होंगे तो वो अपना रिलीज करेंगे रेडिएशन एब्जॉर्ब किए थे यहाँ और रिलीज करेंगे वहाँ। तो बिहेव्स लाइक डाइपोल रेडिएटर्स एंड स्कैटर नो एनर्जी अलोंग द डाइपोल एक्सिस, ठीक है ना। तो अगर मॉलिक्यूल है और वो उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, थोड़ी देर रुक जाइए, एक बार ठीक से मैं स्कैटरिंग भी समझा दूं आपको, आगे बढ़ते हैं पहले। अच्छा, आ ही गया वो, ठीक है। चलिए अब फिगर देखिए, अनपोलर लाइट जब आया तो इसके पास बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब ये किसी मॉलिक्यूल से मिलता है, ठीक है ना, जैसे कि एटमॉस्फेयर का मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल में अंदर न्यूक्लियस होता है, मॉलिक्यूल बना होता है एटम से, और एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आएगा, मान लिया ये वाला आएगा, तो इसको कहेगा तुम वाइब्रेट हो जाओ भाई, वाइब्रेट हो जाओ, ठीक है ना, हम भी चेंज कर रहे हैं तो तुम भी उसी हिसाब से तुम डांस करो। तो ये पता चला कि इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कुछ इस प्रकार डांस करना शुरू कर दिया। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन डांस कर रहा है इस वाइब्रेशन के अलोंग, तो ये लाइट रिलीज करेगा, ठीक है ना, लाइट रिलीज करेगा क्योंकि ये एक्सेलरेटेड होगा, और चार्ज जब भी एक्सेलरेट होता है तो वो रेडिएशन इमिट करता है, ये होना ही है। तो ये जो आया इलेक्ट्रिक फील्ड वो, और उसको ये जब रिलीज किया अपने क्या कहते हैं वाइब्रेशनल एक्सिस को छोड़ के बाकी सब एक्सिस में रिलीज कर दिया, तो इसकी वजह से लाइट जो आया था एक डायरेक्शन में फैल गया कई डायरेक्शन में जो फैल गया, उसमें से अगर ये परपेंडिकुलर कोई ऑब्जर्वर होगा, मॉलिक्यूल और सोर्स ऑब्जर्वर, ये तीनों अगर 90 डिग्री बना रहा होगा, तब ये ऑब्जर्वर को, खाली ये वाला ऑब्जर्वर को ये पोलराइज्ड मिलेगा, बाकी और को भी मिलेगा, सबको मिलेगा, ऐसी बात नहीं। स्कैटरिंग जो है लगभग सब डायरेक्शन में होगा, केवल उसका वाइब्रेशनल एक्सिस छोड़ के बाकी सब डायरेक्शन में होगा। तो बाकी सबको जो मिलेगा वो अनपोलराइज्ड मिलेगा, केवल इसको जो है ये 90 डिग्री वाले ऑब्जर्वर को पोलराइज्ड मिलेगा। एनीवेज, आप देख रहे होंगे अभी यहीं पे कि ये लाइट आ रहा था एक डायरेक्शन से, इसको ये बिखेर देने को स्कैटरिंग कहते हैं। और ये बिखेरना कैसे हो रहा है उसको एटम से हमेशा ऐसे जोड़िएगा और ऐसे सोचिएगा, ठीक है ना। तब जब ये आप समझ गए तो आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि अच्छा, तो आसमान ब्लू दिख रहा है, सुबह में लाल दिख रहा है, शाम में लाल दिख रहा है, सूरज आसमान नहीं, और आसमान ब्लू दिख रहा है, ठीक है ना। तो इन सब के पीछे स्कैटरिंग रिस्पॉन्सिबल है, ध्यान रखिएगा। ब्लू रीजन का ज़्यादा स्कैटरिंग होता है एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स के द्वारा, इसलिए आसमान ब्लू दिखता है, ब्लूइश दिखता है, ठीक है ना। और शाम और सुबह वाला हम आपके हवाले छोड़ रहे हैं कि क्या हो रहा होता है उस समय, क्या मामला है कि सूरज जो है वो रेडिश दिख रहा होता है। स्कैटरिंग से ही जोड़ के सोचिएगा। अनपोलराइज्ड लाइट, सन से लाइट आया, मॉलिक्यूल मिला, अनपोलराइज्ड लाइट, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, जो सीधे चला गया अनपोलराइज्ड, बाकी पार्शियली पोलराइज्ड। अरे कुल मिला के बाकी सब जगह का अनपोलराइज्ड है, केवल कौन परपेंडिकुलर वाला पोलराइज्ड है, ठीक है ना। रिले स्कैटरिंग नाम दे रहे हैं, द सेम इफेक्ट दैट गिव्स अस ब्लू स्काई पोलराइजेस लाइट व्हेन सनलाइट इज स्कैटर्ड फ्रॉम एन एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल। अब आइए, हो गया। तो ये सब मेथड्स था क्या, अब पोलराइजेशन का तरीका था, पोलराइज्ड लाइट पाने का तरीका था। या तो पोलराइड का शीट आप लाइए, ठीक है, या रिफ्लेक्शन करा के स्पेशल मेथड से, डबल रिफ्रैक्शन से, और चौथा हमने देखा स्कैटरिंग से। ये 4 तरीके हैं मुख्यतः क्या, पोलराइजेशन ऑफ लाइट के। अब आइए, आपको जरा जानना है कि ये जो शीट के थ्रू आप या
निकोल प्रिज्म जिसका कि पास एक्सिस फिक्स है, तो पास एक्सिस का खेल खेल के उनके बीच का एंगल, मान लीजिए कि एक का पास एक्सिस ऐसा है, दूसरे का ऐसा है, तो मैं कहूंगा कि दोनों पोलराइड का पास एक्सिस पैरेलल है और यहाँ कुछ एंगल पे है, यहाँ पे परपेंडिकुलर इनफैक्ट दिख रहा है, ठीक है बाबा परपेंडिकुलर है, ठीक। तो क्या होगा, तो देखिए पीछे से जो लाइट आ रहा है ये दोनों पोलराइड से पास होके आपको सामने मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई डार्क वाला मामला नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब यहां पे पास एक्सिस पैरेलल है, किसका, P1 और P2 का, P से पोलराइड। नाइन्टी डिग्री पे जब आप कर दिए तो गया, एक ने क्या किया, पीछे से अनपोलराइज लाइट जो आ रहा था आपकी आंखों में, तो पीछे से वो उसने आधे को अलाउ किया, एक डायरेक्शन वाले को, और आगे आपने जो पोलराइड लगा रखा है वो उसको परपेंडिकुलर कर दिया। तो ये वाला ये बोलेगा हम केवल इसको अलाउ करेंगे, तो इधर वाला लाइट कहेगा ये वाला तो है ही नहीं हमारे पास तो सिर्फ ये है, तो बोलेगा उस सबको हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसको अलाउ नहीं करेंगे, तो इसलिए आगे कोई लाइट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। कब, जब 90 डिग्री पे होगा, तो यहां पे आप कहेंगे पास एक्सिस परपेंडिकुलर, और यहां पे ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, किसी एंगल पे है, तो ना ही ब्लैक मिला और ना ही पूरा व्हाइट मिला, बीच में मिला, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे इंटेंसिटी क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट इंटेंसिटी है, एनसीईआरटी का फिगर है ये, इंटरमीडिएट इंटेंसिटी है। और यहां पे कहेंगे पास एक्सिस एट सम एंगल, वो थीटा है, वो 0 और 90 नहीं होना चाहिए, सम एंगल अदर देन 90 डिग्री और 0 डिग्री। क्लियर। ये पास एक्सिस का खेल जरा देखा जाए तो अब देखिए, लाइट आया, अनपोलराइज्ड लाइट आया, एक पोलराइजर से गुजरा, ये पोलराइजर बोला कि हम आपको केवल ये वाला जाने देंगे, ये डायग्राम ही बना रहे हैं बस सिंपल, ये पास एक्सिस आप डायग्राम में ऐसे दिखा रहे हैं, मटेरियल में ऐसे कुछ नहीं दिखेगा। एनीवेज, तो यहां पे मिला पोलराइज्ड। अब जो अगला है, अगर इसका पास एक्सिस इससे कुछ थीटा बना रहा है, ठीक है ना, तो इधर जो मिलेगा, अब इसको मैं जानबूझ के थोड़ा छोटा बना रहा हूं, वो मिलेगा लेकिन इंटेंसिटी कम मिलेगा। तो अब देखिए, ये जो थीटा पे रखे हैं, गौर से सुनिएगा इसमें, वरना इसमें किसका इंटेंसिटी दे रहा है आप फंस जाते हैं। ये जो थीटा से आप रोटेट किए हैं, इसके पहले अगर आई नॉट है इंटेंसिटी, तो इससे गुजरने के बाद ये इंटेंसिटी हो जाता है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। ये कहलाता है मालूस लॉ, आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, अगर यहां पे आई मिला है तो इस बात को पकड़ लीजिएगा कि ये आई नॉट वो नहीं है जो पोलराइजर के पहले आया है, ये वो है जो पोलराइजर के बाद आया है। और ये कितना इंटेंसिटी है, तो ये एनालाइजर के बाद वाला है, एनालाइजर के बाद वाला है। अच्छा, तो आपके मन में ये आ सकता है कि अनपोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी कितना था कि अब बच गया आई नॉट। तो कमाल है, अनपोलराइज्ड लाइट को जब आप पोलराइज करते हैं तो इंटेंसिटी आधा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, अनपोलराइज्ड का 2 आई नॉट था, यहां पर आई नॉट है, ये हिस्सा बखरा ध्यान रखिएगा, कल हो के अगर इसी को ये कह दे आई नॉट,
तो पहले इसको I0/2 कीजिएगा, आधा कीजिएगा, और तब यहां पे I0/2 लगा के तब निकालिएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो I0 cos स्क्वायर थीटा ये कहलाता है कौन सा लॉ? मालूस लॉ, मालूस लॉ। तो दिखाई दे रहा होगा, एक का पास एक्सिस ऐसे है और अगले का पास एक्सिस कितना से रोटेटेड है, कितना से रोटेटेड है, इस आधार पे इंटेंसिटी चेंज होता जाएगा। और आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि अगर परपेंडिकुलर है, इफ थीटा 90 हो जाएगा तो I बराबर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आगे कोई लाइट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट में क्वेश्चंस, फिर क्वेश्चंस। तो इसी के साथ हम लोग जो कॉन्सेप्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो होता है कंप्लीट। उम्मीद करते हैं कि आप मेहनत से एक एक चीज को समझेंगे और पूरा फायदा उठाएंगे इन सेशंस का वेव ऑप्टिक्स पे। एक क्लास और ले रहे होंगे क्वेश्चंस पे। अभी अभी दिखाता है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन, उसको ले लिया जाएगा और फिर अदर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो लिया जाएगा। आज का सेशन ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए आज इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।